हमारे पास इतना बड़ा संसाधन होने के बाद, हमारे पास 4 धाम होने के बाद, हमारे पास गुरु महाराज का पवित्र हेमकुंड साहिब, कलियर शरीफ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम जैसे मैं बोल चुका, इन सब होने के बावजूद हम इस स्टेट को उस पर्यटन की स्थिति में आज भी नहीं ले पाए जहां पर हम राज्य में के अपने युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार दे सकें, उनको इसको रोजगार परक राज्य पर्यटन से जोड़ करके बना सके। नीति नहीं बन पाई इतने साल में, ये राज्य किस आधार पर चलेगा? देखो, उत्तराखंड का जो सपना था, जो इतने हमारे साथ के लोग शहीद हुए, जो एक परिकल्पना थी उस राज्य को बनाने की, जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को पूरा होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि जिस गति से उस राज्य की परिकल्पना पूर्ण हो रही है बहुत धीमी है। विकास तो हो रहा है मगर विकास असंगठित रूप से अभी तक हुआ है। जहाँ तक राज्य की अवधारणा का जो सवाल था, जो हमारे सपने थे, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल ऐसा नहीं रहा कि जिसने ईमानदारी से इस राज्य को संवारने और सजोने का काम किया। जो राज्य की अवधारणा थी, जिस उद्देश्य से हमने राज्य बनाया था, वो सपना अभी अधूरा है। कि उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए और आप प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हैं, और कैसा आप उत्तराखंड का सपना आपने देखा था और आज कैसे उत्तराखंड को आप देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत जब यूथ थे, कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे, तो उस समय यह आंदोलन शुरू हुआ और हमारी राजनीतिक यात्रा भी वहीं से शुरू हुई। उसी आंदोलन की देन है कि कई लोग आज विधायक हैं, मंत्री हैं, पदों पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 25 साल इस प्रदेश को लगभग बने हुए हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ या विकास नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, मैं नेगेटिव आदमी हूँ भी नहीं मैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि विशाल भाई, जो होना चाहिए था, जो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन इस भौगोलिक जो परिस्थितियां राज्य की हैं, क्योंकि ये राज्य भौगोलिक परिस्थितियों में, हम उत्तर प्रदेश से जब हट के अलग हुए थे तो वो वहाँ की जो प्लेन्स का इलाका है और यहाँ का जो पहाड़ का इलाका है, इनके रहन सहन, खान पीन, ये तो अलग बात है। उसके साथ बहुत दुर्गम परिस्थितियां, दुर्गम जगह, दुरूह जगह, सीमित खेती की भूमि, मतलब बहुत ही रोजमर्रा की आम चीजों के लिए भी दुरूह जीवन जिन पहाड़ियों में बिताते हैं लोग, उसको लेकर करके ये राज्य का गठन हुआ था। और मैं ये सोचता हूँ कि आज भी पूरी तरह से ये राज्य पर्यटन की तरफ जाए, या ये राज्य बागवानी की तरफ जाए, कृषि की तरफ जाए, ये राज्य क्या नाम है, हमारे पास इतना बड़ा संसाधन होने के बाद, हमारे पास 4 धाम होने के बाद, हमारे पास क्या नाम है आपका, हमारे गुरु महाराज का पवित्र हेमकुंड साहिब, कलियर शरीफ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम जैसे मैं बोल चुका, इन सब होने के बावजूद हम इस स्टेट को उस पर्यटन की स्थिति में आज भी नहीं ले पाए जहां पर हम राज्य में के अपने युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार दे सकें, उनको इसको रोजगार परक राज्य पर्यटन से जोड़ करके बना सके। नीति नहीं बन पाई इतने साल में, ये राज्य किस आधार पर चलेगा? तो ये एक बहुत बड़ा वो है जिसको मुझे लगता है कि इस पर बदलाव आना चाहिए। मैं लल्ला एक बात जानना चाहूंगा। बहुत लंबा अरसा होता है, 25 वर्ष कोई छोटा नहीं होता है। आपकी सरकारें भी रही हैं और आज भी करीब 10-12 साल कहें हम, जो है आज की वर्तमान जो सरकार है, आज भी हम गैरसैंण और देहरादून तक ही सीमित रह गए हैं। आज भी हम पहाड़ की बात करें, लगभग उत्तराखंड में जो बहुत लंबे समय से एक मुद्दा चल रहा है पलायन का, तो पलायन पे क्यों लोग जो है मजबूर हो रहे हैं, क्यों युवा मजबूर हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि रोजगार के लिए लोगों को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है? भाई, टूरिज्म प्रदेश है, सब जब बना था तो पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी बड़ा फेमस था, लेकिन आज हर आदमी जो है तराई की तरफ भाग रहा है। क्या कारण हो रहा है?
क्यों युवाओं को जो है नशे में, अगर हम कहें तो पूरा उत्तराखंड लिप्त है? क्या इसी के लिए उत्तराखंड में आपने जो ये लड़ाई लड़ी थी, उस समय आपने आंदोलन करे थे? आपने देखा कि खटीमा कांड हुआ, रामपुरा जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ, कई सारे उस समय ऐसे हादसे हुए जिसमें कई हमारे उत्तराखंडियों ने जो है बलिदान अपना दिया, शहीद का दर्जा हम कहेंगे। तो उस समय जो पीड़ा उसमें लोगों ने देखी, इतनी मेहनत से, इतनी त्याग से जो उत्तराखंड बना, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज भी उत्तराखंड जो है बहुत पीछे है? इससे छोटे छोटे राज्य हैं, अगर हम भारतवर्ष की बात करें, इससे छोटे राज्य हमसे बहुत आगे हैं। आज चाहे शिक्षा में देखिए, चिकित्सा में हाल देखिए, आज उत्तराखंड, क्या आपको लगता है कि भाई चिकित्सा शिक्षा में हर चीज में नंबर 1 है? क्या जिस स्थिति में आज उत्तराखंड होना चाहिए था, क्या वो है? क्या आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मैं पहले बात आपको उस बात का जवाब दूंगा कि लोग पलायन होकर करके नीचे आते हैं। तो देखिए, मैं उस पर कहूंगा कि ह्यूमन नेचर, मानव सभ्यता का या ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये बात यथार्थ रूप से हर कोने में विश्व के जहां पर भी इंसान वास करता है वो सोचता है कि मैं सुविधाजनक जगह पे जाऊं। तो ये कह देना कि सब पहाड़ से पलायन नीचे होता है और पहाड़ खाली हो जाते हैं, ये बात तो सच है, लेकिन उसके पीछे का दूसरा सत्य यह है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा और स्वास्थ्य और अपने बच्चों की शिक्षा ये पाने का अधिकार है। जब आज के दिन में इस 25वें वर्ष में प्रदेश के होने के बावजूद भी हम गढ़वाल और कुमाऊं 2 जोन हमने बना के रखे हैं। अगर आप अल्मोड़ा से ऊपर चले जाएं, पिथौरागढ़ शहर को अगर आप छोड़ दें और अल्मोड़ा से आप ऊपर निकल जाएं, तो आपको आज भी कमोवेश परिस्थिति, मात्र जब ये राज्य नहीं बना था तब से लेकर आज तक मात्र 20% आपको मिलेगा। आज भी चिकित्सा सुविधाएं वैसे ही हैं। आज भी बच्चों के लिए स्कूल, प्राइमरी स्कूल, एक समय था जब तिवारी साहब उत्तर प्रदेश के सीएम थे, घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, पहाड़ में, मोहल्ले तो नहीं होते पहाड़ में, छोटे छोटे गांव होते हैं, हर जगह आपको बेसिक प्राइमरी स्कूल जरूर मिल जाएगा। उनका कभी भी उच्चीकरण नहीं हुआ। हम उनके घर में उनको रोजगार नहीं दे पाए। हम पर्यटन सीखने के नाम पर करोड़ों रुपया अगर आप निकाल लें, करोड़ों रुपया यहाँ के इस राज्य के अधिकारियों ने और यहाँ राज्य के मंत्रियों ने स्विट्जरलैंड और यूरोप में जाकर के खर्च किया होगा कि किस तरह से अपने इस प्रदेश को बनाएं, जोड़ें। यूरोप की कुछ परिस्थिति उत्तराखंड से मिलती है, लेकिन आज तक कभी पब्लिक डोमेन में यथार्थ में बात नहीं आई। तो देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान का हक सबको मिलना है, इसलिए पलायन इसलिए होता है। अब सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आज तक नीति नहीं बन पाई। मैंने आपको बताया था भाई, ये स्टेट किस पे चलेगा? ये पर्यटन पे चलेगा, ये धार्मिक पर्यटन पे चलेगा। हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास 17 पेरेनियल रिवर्स हैं, 17 सदा नीरा जल, जो जिनमें साल भर जल रहता है, ऐसी 17 नदियां हमारे पास, गंगा जैसी नदी है हमारे पास। उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ अगर नहीं कर पाए, तो वही बात कहता हूं, उसमें आम पब्लिक को नहीं दोष दे सकते। मैं सरकार और उनके अधिकारियों को दोष देता हूं, हर सरकार के अधिकारी को। आप ये मत समझिएगा मैं कांग्रेस के लोगों को सेव करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक जिसने हो सका, लाल फीता साई आपने एक बात कही थी, उसका भी जवाब देता हूं। देहरादून तक सीमित हम रह गए, गैरसैंण हम नहीं बना पाए, ये भी बहुत बड़ा है। आज 25 साल में हमारे स्टेट के जो अधिकारी, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, संजीदा इस प्रदेश के लिए। अधिकांश अधिकारी सोचते हैं कि अपनी फाइल पर अगर हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देंगे तो हमारे बच्चे बड़े बड़े बढ़िया स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे। कहने का मतलब उसके पीछे खुद उनका अपना स्वार्थ है, जिसकी वजह से ये प्रदेश आज, जहां हम 25 साल पहले हमने इसको लेकर के चले थे, कम बेस उसी पोजीशन पे है। एक बात को कह करके मैं इसमें ऐड करता हूं, मैं एक छोटे से, कभी कभार मेरा सपना है, मैं कहता हूं कि हमारे जो पहाड़ के राज्य, मैं कई जगह देख रहा था, पहाड़ में क्या होता है, घर बहुत दूर दूर होते हैं। विशाल भाई, अगर इतनी छोटी सी बात, कभी यहाँ डीएम हुआ करते थे, मिस्टर ही वाज सम बंगाली थे, ये 2005-2006 की बात है, उनका नाम मैं भूल गया। तो मैंने उनसे ऐसी बातें बैठा था उनके पास, मैंने उनसे ऐसी बातों में उनको एक बात, मैंने, भाई साहब, इस स्टेट में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जब रोड कटती है सैकड़ों पेड़ कट जाते हैं, पहाड़ी को काटना पड़ता है, क्यों ना हम इस स्टेट के अंदर जो परिवहन की व्यवस्था है उसको हम रोपवे के माध्यम से कर दें। उन्होंने कहा इस सुझाव तो बहुत अच्छा है। मैंने उस समय पर तिवारी साहब के सामने सुझाव रखा भी, तो तिवारी साहब ने कहा भी, लेकिन सरकार उस समय हमारी चली गई। कहने का मतलब है उसके बाद इसको अडॉप्ट किया जाता है। इस तरह के एक छोटा सा, एक आम आदमी हूं मैंने एक सुझाव दिया था कि हमारे यहाँ जो, उससे क्या फायदा होता है, रोपवे अगर चलता
तो पर्यटन से जुड़ जाते दूर के गांव, और उन लोगों को आने जाने का रास्ता मिल जाता। सड़क काटने में हजारों जो पेड़ों मर जाते हैं, जो काटने पड़ते हैं, और जो पहाड़ियां टूटती हैं, उसका नहीं होता, भूस्खलन कम होता। ऐसी छोटी छोटी सी चीज माइन्यूटली अगर हम करते, फलों की वहां पर 5-10 पेड़ एक घर पे होते हैं, तो वो बेचारा साल में जो है 20-25-50 हजार रुपए उन फल फ्रूट के फलों से कमा लेता। तो इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों को देख कर करके इस प्रदेश का अगर विकास किया होगा तो आज परिस्थितियां बदली होती। लगभग उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड बने को। क्या पाठक जी आपको लगता है कि जिस सोच से, जिस विजन के साथ उत्तराखंड बना था, जो लड़ाइयां आपने लड़ी थी, उस समय बहुत लंबी लड़ाई रही थी उत्तराखंड राज्य बनाने में, और आपकी तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड बिल्कुल संपन्न राज्य है, या रोजगार, पलायन, ये तमाम सारे मुद्दे जो बार बार आते हैं उत्तराखंड के बीच में, क्या उनको लेकर के आपको लगता है कि 100% हम उस विजन पे काम कर रहे हैं उत्तराखंड वासी, या सरकार, या प्रशासनिक अधिकारी? आप सहमत हैं इस उत्तराखंड में वर्तमान में? देखो, सबसे पहले तो मैं जो अभी उत्तरकाशी में थराली में त्रासदी हुई है, मैं उन सभी दिवंगतों को उनकी श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों को ये कष्ट हुआ है उनकी ईश्वर मदद करे। और उसके पश्चात जहाँ तक रही बात उत्तराखंड की, देखो उत्तराखंड का जो सपना था, जो इतने हमारे साथ के लोग शहीद हुए, जो एक परिकल्पना थी उस राज्य को बनाने की, जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को पूरा होने में अभी समय लगेगा। क्योंकि जिस गति से उस राज्य की परिकल्पना पूर्ण हो रही है बहुत धीमी है। विकास तो हो रहा है मगर विकास असंगठित रूप से अभी तक हुआ है, क्योंकि जिस पहाड़ी राज्य की हमने कल्पना की थी वो ज्यादातर लोग पहाड़ में वास करते हैं, और जो भी अब तक विकास होता जा रहा है वो ज्यादातर विकास क्योंकि प्लेन्स में सुविधाएं होने की वजह से, मैदानी क्षेत्र में सुविधाएं होने की वजह से वहां तो लगातार विकास दिखता नजर आ रहा है। चाहे वो सिडकुल के माध्यम से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने किया हो, या तमाम योजनाओं के आधार पर सभी लोगों ने किया हो, जो भी सरकारें आई वो यहाँ पर तो दिखा, मगर पहाड़ में अभी विकास की गति थोड़ी धीमी है। और उसके ऊपर से लगातार आपदाएं आने से और तमाम जो भौगोलिक परिस्थिति, क्योंकि इसी वजह से हमने राज्य मांगा था, तो उसकी वजह से अभी पहाड़ पिछड़ा हुआ है। और पलायन रोकने के लिए इस राज्य की जो नींव रखी थी वो पलायन भी अभी पूरी तरीके से हम रोक नहीं पाए हैं। पहले पलायन राज्य के बाहर हो रहा था, अब पलायन राज्य के अंदर भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो जितनी भी योजनाएं बने, हमारी तमाम पुरानी सरकारों से भी, इनसे भी हमारी गुजारिश रही है कि वो ऐसी बने कि पहाड़ में रोजगार डेवलप हो और पहाड़ का आदमी पहाड़ में रुक सके, उसको रोजगार मिले, उसको शिक्षा मिले, उसको स्वास्थ्य मिले। इन सब को देखते हुए जो गति विकास की है वो अभी उस स्पीड में नहीं पहुंच पाई है जो हमने परिकल्पना की थी। मगर एक चीज ये रहती है कि जिस कल्पना जो हमें वो पूरी नहीं कर पाए, जो हम चाह रहे थे यहाँ के नौजवानों के लिए, कि जैसे कि हमने सिडकुल लगा तो उस समय 70% की मांग करी, 70% मिला। तमाम विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से जो बीएड करे हुए हमारे भाई बहन थे वो आज प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी योजनाएं हर सरकारी उसमें तमाम जो भर्तियां होती हैं उसमें पहाड़ के बच्चों को जगह मिलनी चाहिए। वो सब चीज लगातार हम उसके लिए आवाज उठाते रहते हैं और वो होनी भी चाहिए। जब तक वो नहीं होगी हमारे इस राज्य के नौजवानों को राज्य में ही रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको बाहर जाना ही पड़ेगा, तो पलायन होगा ही होगा। तो असल में क्या होता है ना, आदमी जिसे आदर्श मानता है तो उसकी विचारधारा भी वैसी बन जाती है और वैसा ही हो जाता है। हमारे आदर्श रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे आदर्श रहे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे आदर्श रहे सरदार भगत सिंह जी। तो ये लोग वो लोग थे जिनके पास कभी पद नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने अपने पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। तो बचपन से ही इन लोगों को हमने हीरो माना और इनके जैसे हमने बनना चाहा और हमने काम भी वो करे। तो हम लोगों ने उनको आदर्श मान के अपना कार्य किया और जब राज्य बन गया तो उसके बाद एक दौर जो अभी आया जो बहुत बड़ा, जो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि एकदम पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति आई कि जो मैं हो सकता है ये आपके इस से अलग ये क्वेश्चन हो कि इस राष्ट्र के साथ साथ एक अपने सनातन, अपने धर्म, अपनी जो एक वास्तविकता है, जो अपनी पहचान है, उस पर एक कुठाराघात होने लगा।
तो क्योंकि मैं ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों लाखों नौजवान, मैं तो अब अधेड़ हो चुका हूं वो, और हम आने वाली नौजवानों को क्या शिक्षा देंगे? हम आज तक ये दुविधा में है कि हम अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने सनातन की, अपनी पहचान की रक्षा कैसे करें? हमें एक रास्ता दिखा भारतीय जनता पार्टी, हमें एक रास्ता दिखा कि माननीय मोदी जी जिस तरीके से, माननीय योगी जिस तरीके से अपनी पहचान को, अपने सनातन को लेके जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमने कहा हाँ ये हमारा एक रास्ता है। तो राज्य बनने के बाद हम उस रास्ते में चले, क्योंकि हमें पहचान, हमें योद्धा, हमें करनी है लड़ाई। हम पद में रह के क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये तो मैं नहीं जानता, मगर एक लड़ाई थी राज्य को बनाने की, अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं राज्य को संवारने की। और उसके साथ साथ जो हमें अभी दिख रहा है, मेरे जैसे बहुत से लोग जो उस राह में चल चुके हैं, वो अपने सनातन की, अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उनको एक रास्ता दिखा मोदी जी के रूप में, योगी जी के रूप में, कि ये वो रास्ता है जो हमारी पहचान, हमारी नींव, हमारी जड़ों की सुरक्षा कर सकता है। तो इसलिए हम इस तरफ आए। हमें पद मिले ना मिले, हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आज भी तैयार है और उस राह को निहार रहे हैं। क्या उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए, क्या इसी सपने के साथ, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड को लेकर के आपने लड़ाई लड़ी थी? क्या इसी उद्देश्य को लेकर के इतना बड़ा त्याग बलिदान कई हमारे साथियों ने करा? कई गोलीकांड हुए, खटीमा कांड हुआ, मंसूरी हुआ, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ, कई सारे ऐसे कांड हुए, कई शहीद हुए हमारे। क्या आपको कभी आज ऐसा लगता है कि वो जो त्याग हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के जो लोगों ने दिया था, क्या उसको न्याय मिला? क्या जिस स्थिति में आज उत्तराखंड है, क्या बिल्कुल आपको लगता है कि हर तरीके से फिट है मामला? और क्या रोजगार, पलायन, ये सारी चीजों को लेकर समस्याएं दूर हो चुकी हैं? तो आज इसी को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। निश्चित रूप से राज्य के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने छात्र जीवन से ही, यानी जब हाई स्कूल इंटर, तब से हम इस आंदोलन में कूदे हैं। और 96 के दौर में हम 94, 95, 96 जब आंदोलन चरम पे था, हमने तराई में, जहां उत्तराखंड के अलग, उत्तराखंड से अलग ऊधम सिंह नगर, वो जिले में, वहां हमने राज्य की आवाज को गूंज किया और लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया कि आप राज्य के साथ रहो। जहां तक राज्य की अवधारणा का जो सवाल था, जो हमारे सपने थे, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को अगर हम छोड़ दें, तो उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल ऐसा नहीं रहा कि जिसने ईमानदारी से इस राज्य को संवारने और सजोने का काम किया। जो राज्य की अवधारणा थी, जिस उद्देश्य से हमने राज्य बनाया था, वो सपना अभी अधूरा है। और पहाड़ में पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। और जितने हमारे विधायक माननीय बने हैं, और उनका इस ओर ध्यान नहीं है, इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, चाहे वो किसी राज्य का। अधिकतर लोग अपने निजी स्वार्थों से, अधिकतर लोग, उसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, अधिकतर लोग निजी स्वार्थों के कारण इस उत्तराखंड की राजनीति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा योगदान उनका है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री किसी अच्छे काम के लिए कोई मुख्यमंत्री पहल करता है, तो विधायक उस पर दबाव बनाने लगते हैं। और जब दबाव बना लगते हैं, तो मुख्यमंत्री को लगता है कि मुझे अपनी कुर्सी, फिर उसे राज्य नहीं दिखाई देता, मुझे अपनी कुर्सी दिखाई दे, वो सोचता है कि मैं विधायक में विरोध दूंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो ये राज्य का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता पर काबिज हो गए, जो राज्य के प्रति जिनका लगाव नहीं है, और उनका लगाव सिर्फ अपने परिवारवाद से है, अपनी संपत्ति से है, अपनी ऐशो आराम से है। उनकी राज्य की जो प्रति उनकी जवाबदेही थी, उस जवाबदेही के प्रति उनका नहीं है। वो ये जानते हैं कि जो आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव में हमको कैसे चुनाव जीतना है, उसी छल प्रपंच पर लगे रहते हैं कि कितना मैंने पैसा कमाना है, कितनी मैंने शराब बांटनी है, कितना मैंने मुर्गा बांटना है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और जितने हमारे पंचनाम देव हैं, चाहे बाबा बद्री हैं, चाहे केदार हैं, और हमारे अभी धराली में बहुत बड़ी बादल फटने की जो घटना हुई है, ये हमारे पहाड़ को झकझोर देने वाली घटना है। उससे पहले केदारनाथ आपदा हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान भी इस बात से नाराज हैं, और वो बार बार हमको सचेत कर रहे हैं कि
पहाड़ के लोगों, देवभूमि के लोगों, देवता की, शिव जी की और पंचनाम देवों की भूमि है। इस भूमि में अन्याय, अत्याचार जो हो रहा है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि भगवान नाराज है और तभी वो बार बार अपना, शिव जी अपना डमरू बजा के थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि सचेत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सचेत नहीं हो रहे। अवैध रूप से पहाड़ों का कटान हो रहा है, अनियमित जो पहाड़ में जो विधायक निधि की जो सड़कें हैं, उन सड़कों, वो पहाड़ों को ऐसे काट दिया गया कि जैसे वो नाले बनाते हैं, वो सड़कें न पैदल चलने लायक हैं और न वो गाड़ी जाने लायक है, वो सड़कें एक नाले का रूप धारण कर रही हैं। तो इसलिए बड़ा चिंता है और मन में पीड़ा होती है कि हमने ये राज्य क्यों बनाया। हमने ये राज्य इसलिए नहीं बनाया था, हमने ये राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ के मुख्यमंत्री अगर होंगे तो उससे आम जन से, मुख्यमंत्री जनता से आराम से मिलेगा, छोटा राज्य होगा। यहाँ का डीएम होगा तो आराम से जनता से मुखातिब होगा, यहाँ का कमिश्नर होगा तो आराम से मिलेगा, यहाँ के राज्यपाल होंगे तो जनता के सामने आराम से जनता उनसे अपने दुख दर्द कह सकती है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि आप देश के गृह मंत्री से मिल सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, लोग जो जो अप्रोच करते हैं जब जब भी सरकार है, लेकिन उत्तराखंड के गवर्नर से मिलना, यहाँ के जिलाधिकारियों से मिलना, यहाँ के कमिश्नर से मिलना बहुत कठिन काम हो गया। तो जब आदमी को किसी को न्याय नहीं मिलता, वो गवर्नर की ओर देखता। आपने पिछले दिनों घटना देखी होगी कि डेमोक्रेसी के लिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं भी अभी राज्यपाल साहब के यहाँ गया था तो मैंने मिलने के लिए मेल डाली, वो कहते हैं स्टाफ नहीं। अरे भाई, जो सर्वोच्च श्रेणी हमारी न्यायपालिका की या संविधान की या व्यवस्थापिका की, राज्यपाल और प्रथम नागरिक से जो आदमी जिसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा, वो अगर राज्यपाल के दरवाजे पर जा रहा है, अगर राज्यपाल साहब नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा संकेत नहीं। इसको कहने में मुझे कोई संकेत नहीं, और इससे मैं बड़ा पीड़ित और आहत हूं कि राज्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो छोटा राज्य, यहाँ 70 विधायक है, यहाँ इजीली खोलो ना, इसको सिस्टम को चेंज करना चाहिए। हम एक तरफ कहते हैं कि हम जनता के सरोकारों से जुड़े हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ लोग अपने मुद्दे उठा रहे हैं, सेटिंग गेटिंग का फार्मूला चल रहा है। 5 साल वो कमाते हैं, 5 साल बाद उसी पैसे को उल्टा जनता में बांटते हैं। शराब और नशे का स्लो पॉइजन जिसे कह सकते हैं, स्लो पॉइजन देकर वो सत्ता दोबारा से इनके प्रकरण से प्राप्त कर लेते हैं और फिर वही 5 साल भ्रष्टाचार का खेल चलता है। आपने एक बात करी अभी बहुत अच्छी, और कल 2-3 दिन पहले की घटना घटी है, जो उत्तरकाशी में इतनी बड़ी घटना घटी है। 2013 में भी एक रिपोर्ट आई थी कि भाई स्पष्ट केंद्र के मंत्रियों ने वहां जो हमारे पर्यावरण को लेकर के भी बात करी गई कि यहाँ पर जो विकास के नाम पे जो छोटी छोटी रोडें बनाई जा रही हैं, या पहाड़ की बात करें 4 लाइन और ये वही मेन, इसके कारण जो है आज केदारनाथ धाम जो है एक टूरिस्ट स्थल बन गया है। जो इतना जब कटान होता है, इतना डेवलपमेंट कंक्रीट के जो बड़े बड़ा जंगल टाइप के बन गए हैं, भाई ओरिजिनल जंगल कट गए हैं, तो क्या ये विनाश के या आपदा का कारण नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं इसको मानने में, जो पवित्र स्थान है हमारे, वहां पर जो है लोग दारू की बोतल लेकर, वहां डीजे चलाकर वहां डांस कर रहे हैं, अश्लील गाने चल रहे हैं, ये देवभूमि की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ आज देखो आप, लोग जहाँ पर जो है रास्ते में वो नाचने लग जा रहे हैं, पैंट में ही नाचने लग जा रहे हैं, उसका वो उपहास कर रहे हैं। मैं तो ये उपहास ही कर सकता हूँ। हमारे यहाँ जब डंगरी नाचते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक ड्रेस है, धोती पहननी है आपको, और भोजन क्या करना है, तब फिर वो हुड़का और जो उसके गायक फगार होते हैं वो गाँचते हैं, वो देवता को अवतरित करते हैं, तब फिर देवता अवतारित होता है, तब फिर वो अपनी वाणी से न्याय और जो भी बातें होता है आशीर्वाद देते हैं। तो एक कहानी, आज सड़क पर देखो, जहां देखो वहां जो है हमारे देवी देवताओं का भी एक तरह से मजाक बन रहा है। तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। हम ये कहते हैं कि जो हमारी परंपरा पुरानी, जो हमारी बुजुर्गों से, हमारे पितरों से जो दिया हुआ हमारे नियम कानून है, उसका पालन हम करेंगे तो मुझे लगता है कि देवभूमि भी सुरक्षित रहेगी, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित है। वो न हो करके हम उसको वैज्ञानिक युग में ये कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया का युग आ गया, लोग फोटो में छाने के लिए कुछ भी फोटो डाल देंगे। अरे भैया, ऐसा मत करो। ये देवताओं की भूमि है। यहाँ पहले जो है इलाज के लिए भी आज भी 50% लोग आज भी टीके और चावल के दाने बचाते हैं। तो जहाँ इतना बड़ा विश्वास आस्था का प्रतीक है, उस आस्था के प्रतीक को हम सड़क पर कैसे नचा सकते हैं? नहीं, एक बात और भी है, जब कहीं न्याय नहीं मिलता तो आज भी हम गोलजू मंदिर में जो है यहाँ के लोग एक विश्वास के रूप में, मैं वही कह रहा हूँ। तो उसकी भैया उसकी रक्षा भी उतनी करनी पड़ती, उसकी रक्षा, उसकी सेवा, उसके प्रति आस्था, उसके नियम कानून, उसको फॉलो करेंगे तो तब वो हमको फलीभूत होता है। अब हम उसकी सेवा कर नहीं रहे हैं, जूते चप्पल पहन के, शराब पी के, कई ऐसे पहाड़ों में मदिरे का सेवन करके, ऐसे मंदिरों में भी कई ऐसे असामाजिक तत्व घुस जाते हैं। उससे क्या होता है कि भगवान जो है उतने खुश नहीं रहते हैं, फिर वो लगते हैं कि तांडव हो रहा है। तो तांडव जो होता है तो उसमें फिर अच्छा नहीं हो, अच्छा संकेत नहीं जाता।